हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और जैसे कि आप सब जानते होंगे, मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है लिटरेरी थ्योरीज़ पर और ये मेरी सीरीज़ नंबर 4 है। इससे पहले मैंने जो 3 वीडियोस अपलोड की थी तो उसके नाम है, सबसे पहले की थी फॉर्मलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म, फिर सेकंड वीडियो थी स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, थर्ड थी मार्क्सिज्म एंड नाउ फोर्थ वन इज़ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। इस थियोरी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा नाम हमारे सामने आता है वो है सिगमुंड फ्राइड का, जिनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहा जाता है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें हम जानेंगे इनकी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च थी कुछ उसके बारे में, और जो उन्होंने थ्योरीज दी थी और एक उन्होंने बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, उसके बारे में जानेंगे और इस टेक्निक का लिटरेचर से क्या रिलेशन है वो जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। जो फ्राइड थे, ही वॉज बॉर्न इन 1856 इन ऑस्ट्रिया। In 1873, at the age of 17, he enrolled at the University of Vienna to study medicine. उनका जो अर्ली एकेडमिक इंटरेस्ट था वो बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में था एंड ही फोकस्ड ऑन रिसर्चिंग द नर्वस सिस्टम। मेडिकल डिग्री मिलने के बाद इन 1881 उन्होंने काम किया अंडर द सुपरविजन ऑफ अर्नस्ट ब्रूके, अ रिनोन्ड फिजियोलॉजिस्ट, जो कि एक शुरुआत थी उनके इनिशियल इंटरेस्ट की इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम फंक्शनड। फिर 1885 में फ्राइड पेरिस चले गए अंडर द फेमस न्यूरोलॉजिस्ट जीन मार्टिन शार्कॉट टू वर्क ऑन हिस्टीरिया एंड हिप्नोसिस। कोई भी पेशेंट जिसको नर्वस डिसऑर्डर होता था उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट देने के लिए शार्कॉट यूज़ करते थे हिप्नोसिस को, जिसको फ्राइड ने सोचा कि उसमें उनको और ज़्यादा डीपली जाना चाहिए और जानना चाहिए साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन बिहेवियर एंड डिसऑर्डर्स के बारे में। वापस वियना आकर फ्राइड ने एक साइकेट्रिक क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया इन द कोलैबोरेशन विद जोसेफ ब्रायर, और उन्होंने देखा कि किस तरीके से ब्रायर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट हिप्नोसिस के थ्रू कर देते थे। एक केस था, एना ओक नाम था पेशेंट का, और उसको रेंज ऑफ सिम्टम्स थे जैसे कि पैरालाइज, हेल्यूसिनेशन एंड स्पीच डिफ़िकल्टीज, जिसका इलाज उन्होंने हिप्नोसिस के थ्रू किया। और उस दौरान उसकी लाइफ से जुड़े वो एक्सपीरियंस बाहर आए जो कि उसने रिप्रेस कर रखे थे अपने अंदर, और वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो रही थी जिसकी वजह से। और उन एक्सपीरियंस पे बात करने के बाद उसके जो सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए थे, जिसको टॉकिंग क्योर कहा जाता है या फिर कैथार्टिक मेथड कहा जाता है, वेयर टॉकिंग अबाउट रिप्रेस्ड मेमोरीज अलाउड द पेशेंट टू रिलीज पेंट अप इमोशंस। और यहीं से फ्राइड के जो आइडियाज़ थे वो डेवलप हो रहे थे फ्री एसोसिएशन की तरफ एंड ड्रीम इंटरप्रिटेशन की तरफ। और जिस तरीके से वो इस केस में और ज़्यादा इन्वॉल्व हुए वो डेवलप कर रहे थे साइको एनालिसिस की तरफ। नेक्स्ट केस है स्क्रैबर नाम के एक शख्स का, जिसका पूरा नाम था डैनियल पॉल स्क्रैबर। इसको पैरानोया और स्किज़ोफ्रेनिया था, जो कि एक हाई रैंकिंग जज था who developed severe psychotic delusions and wrote an autobiography also about his mental breakdown। और उसको अब ऐसा लगने लगा था कि वो एक वुमेन में बदलता जा रहा है और जो गॉड है वो उससे कम्युनिकेट कर रहा है। अब फ्राइड ने इसका ट्रीटमेंट कैसे किया, उससे डायरेक्टली बात नहीं की, बल्कि जो उसकी ऑटोबायोग्राफी जो उसने लिखी थी उसको पढ़ा। जब उसको रीड आउट किया तो उसमें से समझ में आया कि इसके कुछ रिप्रेस्ड होमोसेक्सुअल डिज़ायर्स है, जिसकी वजह से इसकी जो बीमारी है, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो बढ़ती जा रही है। रिप्रेस्ड होमोसेक्सुअल डिज़ायर्स टुवर्ड्स हिज फादर एंड अनदर ऑथोरिटी फिगर। एक और केस का एग्जांपल ले लेते हैं, द केस ऑफ वुल्फमैन। इसमें क्या था, इसमें जो एक मेन कैरेक्टर था या जो भी मतलब पेशेंट था, काफ़ी वेल्दी था लेकिन उसको सीवियर डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी और उसको अजीब अजीब ड्रीम्स आते थे। और जो उसको सबसे ज़्यादा ड्रीम आता है, जो उसको बहुत ज़्यादा सताता था, वो था वुल्फ का ड्रीम। बहुत सारी वुल्फ जो है वो एक पेड़ पर बैठी हुई है और उसको घूर रही है।
जब फ्राइड ने इसका ट्रीटमेंट किया तो उनको पता चला कि ये सब जो सिंबलाइज कर रहा है, जो वुल्फ है वो सिंबलाइज कर रही है अ चाइल्ड्स विटनेसिंग ऑफ पेरेंटल इंटीमेसी, क्योंकि हर ख्वाब का जो एक रिलेशन है वो एक अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ होता है या फिर रिप्रेस्ड सेक्सुअल फीलिंग्स पर। And the wolves in the dream were interpreted as representing his fear of his father, while the dream setting reflected an early memory of witnessing his parents in an intimate situation. सो इन्हीं केसेस को स्टडी करने के बाद, कम से कम 1000 केसेस को स्टडी करने के बाद, फ्राइड ने अपनी बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, जिसमें उन्होंने तरह तरह के साइकोलॉजिकल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया था। इस टाइम पे ऐसी बातें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होंगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देखने में आ जाती हैं। अब पता चला कि हाँ, मेंटल इलनेस भी एक चीज़ होती है जिसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वरना जिस टाइम पे उन्होंने ये सब बुक्स लिखी थी और अपनी थ्योरीज दी थी, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा था। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम तो हमने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं ट्रिपार्टाइट की तरफ, यानी कि जो सिगमंड फ्राइड ने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसकी तरफ, जिसके नाम है इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड का मतलब होता है कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा हिडन फेस या हिडन साइड है, लाइक कहा जाता है कि हर इंसान के 2 रूप होते हैं, एक वो जो दिखाता है और एक वो जो छुपाता है। तो जो छुपाता है मतलब कोई भी इच्छा, हमारा कोई भी काम करने का मन करे, चाहे वो कितना ही गलत हो, कितना ही सही हो, बस हमें वो करना है तो करना है। इट बिल्कुल ऐसा है। कुछ खाने का मन है तो बिल्कुल अभी चाहिए, कुछ नहीं पता कैसे मिलेगा लेकिन चाहिए, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले आते हैं वो है हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। बेसिकली इन चीज़ों पे बात चले यहाँ पर। तो कोई भी चीज़ चाहिए, कुछ कंट्रोल नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, अभी चाहिए तो चाहिए। लेकिन इस इड पे कंट्रोल करके क्या रखता है हमारा ईगो। ईगो जो है वो कहता है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो हम कुछ एक बीच का रास्ता निकालेंगे। हमें अगर कुछ चाहिए तो हम उस तरीके से अचीव करें कि जो हमारी सोसाइटी है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, उसको भी बुरा ना लगे या कोई परेशानी या नुकसानी ना पहुंचे। सो द ईगो इज दैट पार्ट ऑफ द इड विच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, और ये एक मीडिएटर है बिटवीन द अनरियलिस्टिक इड एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब ईगो क्या काम कर रहा है? ईगो कहीं ना कहीं इड पे काम कर रहा है, लेकिन उस तरीके से कर रहा है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उसको बुरा ना लगे। मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। मतलब कोई भी राइट या रॉन्ग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है इसमें। अगर कोई चीज़ मिल गई, समथिंग इज़ गुड सिंपली इफ़ इट अचीव्स। अब सुपर ईगो की बात करते हैं। सुपर ईगो क्या है? इट इज़ अ मोरल कंपस इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल रूल्स। दीज कॉन्सेप्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू एनालाइज कैरेक्टर, बिहेवियर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन लिटरेचर। सुपर ईगो में आ गया जो भी हमारे सोसाइटी ने जो भी रूल्स बना रखे एक अच्छे इंसान होने के। जैसे कि एग्जांपल दे देते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो का ही। अब जैसे कि कोई भी स्टूडेंट है, उसका पढ़ने का मन ही नहीं है। अब जाहिर है, मतलब कोई भी होता है वो सोचता है मतलब कि क्या करना, पढ़ लिख के थोड़ा आराम करते हैं। इड की बात चली यहाँ पे, क्या करना, पढ़ लिख के थोड़ा आराम करते हैं, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक सुपर ईगो हो गया। सुपर ईगो क्या होगा? नहीं, मुझे सोसाइटी में अपना एक इमेज बनाना है, तो उसके लिए मुझे बहुत पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी नींद पूरी ना हो, चाहे मैं खाना छोड़ दूँ, लेकिन मुझे पढ़ना है, ठीक है। और लेकिन जो ईगो है, ईगो क्या करेगा? वो बीच का काम करेगा। ठीक है, अच्छा, मतलब थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, इतना पढ़ लेते कि मार्क्स अच्छे आ जाए और डांट वाट ना पड़े, मार्क्स अच्छे आ जाएं। तो ये बीच का काम करता है। और इस एक लाइन यहाँ पे दी गई है, इड इज़ लाइक अ हॉर्स एंड ईगो इज़ राइडर। इड क्या है? इड एक बेलगाम घोड़ा है, ठीक है। हॉर्स है, वो भाग रहा है, ठीक है, वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन ईगो जो है वो एक राइडर की तरह है, मतलब एक घुड़सवार की तरह, उसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा जो कि सही है, जहाँ नुकसान ना हो, ठीक। और अगर राइडर के हाथ से लगाम छूट गई, मतलब अगर ईगो की कंट्रोल से बाहर चला गया हमारा माइंड, तो फिर कुछ भी हो सकता है। द ईगो इज़ लाइक अ मैन ऑन हॉर्स बैक हु हैज़ टू होल्ड इट। अब नेक्स्ट इनकी थ्योरी है
कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। ये सारे वर्ड्स का मीनिंग अभी हमें अच्छे से पता है, क्योंकि आजकल इतनी सारी मोटिवेशनल स्पीच हम लोग सुनते रहते हैं एंड मोटिवेशनल बुक्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं, और इसके बारे में हम जानते हैं। वैसे तो सभी को पता होगा कि कॉन्शियस माइंड जो है उसका काम है टू प्रोसेस करंट एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शंस, जैसे कि हमारे थॉट्स, हमारे परसेप्शंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे सेंसेशंस एट द मोमेंट हम किस किस चीज़ को लेकर अवेयर हैं, वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड में चल रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम प्री कॉन्शियस भी कहते हैं। इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बारे में हम अभी के लिए नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, याद करने पे ज़रूर हमें वो याद आ जाएंगी। मतलब जैसे कि मेमोरीज़ हो गई, हमारी नॉलेज हो गई, या फिर हमें कोई भी आइडिया, थॉट है, वो अभी तो हम नहीं सोच रहे, लेकिन हाँ, अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी तो एकदम हमने सोचा और याद आ गया, तो ये हो गया हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि किसी ने भी आपसे कोई सवाल पूछ लिया तो आपने सोचा थोड़ा, फिर जवाब दिया, तो ये हमारा हो गया सबकॉन्शियस। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के दरमियान। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि लोग जैसे ड्राइविंग करते हैं या टाइपिंग करते हैं या कोई भी ऐसा काम जो कि रोज़ करते हैं, वो बिना सोचे समझे परफॉर्म कर लेते हैं। लाइक रोज़ तो हम कोई चीज़ नहीं सीख रहे हैं ना, वो क्या है, वो हमारी एक मेमोरी में सेव हो चुका है, हमारी एक आदत हो चुकी है। तो ये क्या चल रहा है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड चल रहा है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा है अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि इसका जो एरिया अगर हम कहेंगे वो बहुत ज़्यादा है हमारे माइंड को एक अच्छे से काम करने के लिए। द अनकॉन्शियस माइंड इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्ट ऑफ आवर मेंटल लाइफ अकॉर्डिंग टू फ्राइड। It contains thoughts, memories, feelings, and desires that are outside of our conscious awareness and are often repressed because they are too painful or anxiety provoking to deal with consciously. मतलब ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसी बुरी यादें जिसको हम भूलना चाह रहे हैं, जिसको हमने दबा के रखा हुआ है, उसको हम बाहर नहीं निकालना चाह रहे हैं। सम रिप्रेस्ड चाइल्डहुड ट्रॉमास, डीपली हिडन डिज़ायर्स एंड फियर्स, रिप्रेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एन सेक्शुअल और एग्रेसिव नेचर। और फ्राइड का ये मानना था कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो हमारे बिहेवियर पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालता है, जबकि हम उससे अवेयर नहीं हैं, लेकिन तब भी उसका फ़र्क हम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। These unconscious desires and conflicts often find expression in subtle way, जैसे कि ड्रीम्स में हो गया, स्लिप्स ऑफ टंग हो गया, कोई भी फोबिया हो गया, एंजाइटी हो गई, तो उससे जुड़ी हुई कोई हमारी एक बैड मेमोरीज होती है जो कि अनकॉन्शियस माइंड में जाके सेव हो जाती है। मतलब कोई चीज़ अगर हमें है, हमें गलत लग रही है, बट हम शांत हैं, हम चुप हैं, ठीक है, और ऐसा करते करते हमें बहुत टाइम हो गया, हम अपने आप को शांत करें कि नहीं चलो सामने वाला हर्ट होगा या कुछ भी है, लेकिन वो क्या करें, हम अपने आप को रिप्रेस करें, और कहीं ना कहीं हम ठीक है, लेकिन वो अनकॉन्शियसली हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है, और जिसको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको किसी भी लाइक साइको एनालिसिस थेरेपी के अलावा इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। और फ्राइड का मानना था कि ड्रीम्स आर अ रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस। ही बिलीव दैट ड्रीम्स एक्सप्रेस रिप्रेस्ड डिजायर्स एंड थॉट्स इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म, कि जैसे कि हमें कोई ख्वाब आ रहा है तो उसका कोई ना कोई एक रिलेशन होता है हमारे कोई भी ट्रॉमा से या हमारी कोई चाइल्डहुड मेमोरी से, और हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, वो अनकॉन्शियस माइंड ही डेवलप करता है। हम कितनी कोशिश कर ले कॉन्शियसली अपने आप को एक बेहतर इंसान दिखाने की, लेकिन अगर अनकॉन्शियसली हमारा माइंड डिस्टर्ब है तो वो ही हमारे बिहेवियर पे बड़ा इफ़ेक्ट करेगा। ये हमारा हो गया माइंड के बारे में। अब हम देखते हैं, सिगमंड फ्राइड ने एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसका नाम था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। 5 स्टेजेस में से जो फर्स्ट स्टेज है वो है ओरल स्टेज, जिसमें बच्चा फीडिंग करता है, सकिंग करता है, क्योंकि उसके दांत तो होते नहीं हैं, च्यू तो कर नहीं सकता। इसको उन्होंने ओरल स्टेज कहा है 0 to 1 को, और इसी से उसको प्लेजर मिलता है। अब बात आती है कि किस तरह से फीडिंग छोड़ी जाती है बच्चे की। इसका मतलब है कि अगर बच्चे की जो फीडिंग है वो बहुत जल्दी छोड़ दी गई या बहुत लेट में छोड़ी गई,
तो दोनों ही उसकी पर्सनैलिटी पर एक बुरा असर छोड़ती है। जैसे कि बड़े होने के बाद उसको स्मोकिंग की आदत हो सकती है, ओवर ईटिंग, नेल बाइटिंग एंड एक्सेसिव टॉकिंग की आदत हो सकती है। नेक्स्ट स्टेज आती है एनएल स्टेज, जो है 1 to 3 ईयर्स के बच्चों की। इस एज में प्राइमरी फोकस जो होता है वो है ब्लडर कंट्रोलिंग का। इसमें बच्चा सीखता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है। डेवलपिंग दिस कंट्रोल लीड्स टू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड इंडिपेंडेंस। जो फर्स्ट स्टेज थी बच्चे की, उसमें उसने सीखा था सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट। इसमें वो इंडिपेंडेंसी सीखता है। एंड अकॉर्डिंग टू फ्राइड, सक्सेस एट दिस स्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन द वे इन विच पेरेंट्स अप्रोच टॉयलेट ट्रेनिंग। वो पेरेंट्स जो कि बच्चों को तारीफ़ें करते हैं और उसको मतलब कुछ ना कुछ उसको अप्रिशिएट करते हैं और एनकरेज करते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा केपेबल एंड प्रोडक्टिव होते हैं। और दूसरी तरफ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान, उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस और एग्रेसिव हो सकते हैं। और वहीं जो पेरेंट्स अपने बच्चे को ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा क्लमजी, मेसी और वेस्टफुल हो सकते हैं। तो बच्चे की जो हर स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसके पूरे जो पर्सनैलिटी है उसको एक शेप देने में। नेक्स्ट स्टेज आती है 3 to 6 ईयर्स की स्टेज। अब इसमें क्या है, बच्चों को अंदाज़ा होने लगता है कि मेल्स एंड फीमेल्स में क्या डिफरेंस होता है। और ये जो एक कॉम्प्लेक्स उन्होंने बताया था, द ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ था। इसमें उनका कहना था कि इस एज में जो लड़का होता है उसको अपनी जो फादर हैं वो एक राइवल नज़र आ रहे होते हैं, मतलब उसको अपनी मदर से अफेक्शन होता है। यानी कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, इट डिस्क्राइब्स दीज फीलिंग्स ऑफ वांटिंग टू पोसेस द मदर एंड द डिज़ायर टू रिप्लेस द फादर। And however, the child also fears that he will be punished by the father for these feelings, a fear Freud termed castration anxiety. और जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो जब फ्राइड ने स्टडी किया तो उनका कहना था कि हैमलेट जो था, शेक्सपियर का जो कैरेक्टर था हैमलेट, उसको था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, ये लड़कियों को होता है कॉम्प्लेक्स। उनको पेनिस इनवाई होता है, उनको लगता है कि जो लड़के हैं या जो फैमिली में जो बॉयज़ है जैसे फादर हैं तो हेड ऑफ़ द फैमिली कहलाते हैं, रूल करते हैं फैमिली पर। तो उनको ये एनवाई होता है कि वो लड़का क्यों नहीं है, उनके क्यों नहीं है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी 6 to 11। ड्यूरिंग दिस स्टेज द सुपर ईगो कंटिन्यूज टू डेवलप वाइल द इट्स एनर्जीज आर सप्रेस्ड। अब क्या इट जो था, जो सर्टन ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता था एक बच्चे को, उसने रोना धोना मचा दिया, उसको चाहिए तो चाहिए, अब वो चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, उसको समझ आती जा रही है। तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है, सुपर ईगो डेवलप हो रहा है। उसको मोरल सिखाए जा रहे हैं, उसको सोशल स्किल सिखाई जा रही है, वैल्यूज़ क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होते हैं। और वो स्कूल भी जाने लगा है, स्कूल में किस तरह से बिहेवियर को कंट्रोल रखना है और किस तरह से पढ़ाई लिखाई करनी है। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, बच्चे की जो है हॉबीज़ डेवलप हो रही है। ठीक है, द स्टेज बिगिनस अराउंड द टाइम दैट चिल्ड्रन एंटर स्कूल एंड बिकम मोर कंसर्न विद पीयर रिलेशनशिप्स, हॉबीज़ एंड अदर इंटरेस्ट. It is a time of exploration in which the sexual energy is repressed or dormant. This energy is still present, but it is sublimated into other areas such as intellectual pursuits and social interaction. This stage is important in the development of social and communication skills and self-confidence. फिर next stage आती है, वो है puberty to death. सो इस स्टेज में क्या होता है, द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स. दिस स्टेज बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी बट लास्ट थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ अ पर्सन's लाइफ. If the other stages have been completed successfully, the individual should now be well balanced, warm and caring. अब लिटरेचर में इसका क्या काम है, लिटरेचर में हम देखेंगे जैसे फ्राइड का कहना है कि कोई भी राइटर है, वो कोई भी वर्क अपना लिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ऑथर की जो अनकॉन्शियस माइंड की जो भी एक स्टोरी है वो उसको वो बयान कर रहा है, कहीं ना कहीं वो रिलेट राइटर से ही करती है. इट एग्जामाइंस द ऑथर्स पर्सनल हिस्ट्रीज एंड साइकोलॉजिकल स्टेट्स इन्फ्लुएंस देयर वर्क एंड हाउ कैरेक्टर विद इन अ टेक्स्ट डिस्प्ले वेरियस साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही.
उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।